नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बताया? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या कोई बॉल है, जब भी वो गति करता है, जब भी उसमें मोशन होती है तो उसकी ड्यूल नेचर होती है। ड्यूल नेचर का अर्थ वो वेव व पार्टिकल दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां रखता है। कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक था प्लांक ने बताया था, एक सिद्धांत दिया था प्लांक का, क्वांटा सिद्धांत, क्वांटा थ्योरी। क्वांटा सिद्धांत में क्या बताया गया कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी आएगी तो वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आएगी। एक पैकेट होता है, उसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, और h यहाँ पर क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। तो प्लांक के अनुसार एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। एक पैकेट की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। एक वैज्ञानिक आइंस्टीन था, आइंस्टीन ने एक ऊर्जा समीकरण दी थी कि E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान है, मास है, और c वेलोसिटी है। ये प्रकाश की वेलोसिटी को c से लिखते हैं। कोई भी यदि प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो इसके लिए c लिखेंगे। यदि जो भी वेग v, प्रकाश का वेग या कम या ज़्यादा है तो अपने v से भी वेलोसिटी को दर्शा देंगे। तो आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी कि आइंस्टीन ने कहा E बराबर mc स्क्वायर। अब देखो दोनों में E बराबर है, E बराबर h न्यू है, E बराबर mc स्क्वायर है, तो दोनों को, इसको समीकरण नंबर 1 कहें, इसको समीकरण नंबर 2 कहें, यानी इक्वेशन 1 व 2 को अपने बराबर रख दें, यानी कि समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 करें अपने, तो क्या होगा? देखो कि h E बराबर क्या है? h न्यू, और 2 में क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। तो h न्यू बराबर क्या आ गया? mc स्क्वायर। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और न्यू की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? c बाई लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। एक c से c कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? h अपॉन लैम्डा बराबर mc, और लैम्डा निकालना हो अपने को तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन mc। देखो लैम्डा बराबर क्या आएगा? लैम्डा बराबर h अपॉन mc, और जहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है? अपने दिमाग में आए कि वेवलेंथ क्या होती है? कोई भी वेव होती है इस प्रकार से जाती है और एक साइकिल पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करने में जो भी लंबाई होती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्डा। तो लैम्डा एक वेवलेंथ है। एक बार जैसे प्लस में गई, एक बार माइनस में गई, और एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ है उसको लैम्डा कहेंगे। लैम्डा का मात्रक है मीटर, यानी कि जो लंबाई का मात्रक होगा वो ही लैम्डा का मात्रक होगा। एम में क्या चीज़ है? यहाँ पर मास है। जिस कण की बात कर रही हैं, जिस पार्टिकल की बात कर रही हैं उसका मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास अपने को कितना लेना पड़ेगा? 9.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव में 31 है। यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10 की पावर 27 है माइनस में, किलोग्राम में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं, फिर भी न्यूट्रॉन है वो बहुत ही मामूली सा भारी होता है। जैसे देखो यहाँ पर इसमें 3 आता है, यहाँ पर 5 आता है, वैसे इसके मास है वो लगभग बराबर है। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h अपॉन mc।
c यहाँ पर प्रकाश का वेग है, अपने वेग v हो तो अपने क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। अब देखो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, जैसे मान लो कोई m मास का कोई पार्टिकल है, यदि वो v वेलोसिटी से जा रहा है, m मास का कोई पार्टिकल है v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो संवेग होगा p, मोमेंटम होगा, वो क्या होता है mv। तो p की जगह अपने क्या लिख सकते हैं mv, तो mv की जगह क्या लिख सकते हैं अपने p, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन p। तो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। h कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, वो दुनिया का सबसे छोटा कांस्टेंट होता है। दुनिया का सबसे छोटा कांस्टेंट प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यानी कि बहुत छोटा मात्रक होता है ये। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पर अपने कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती का निशान आ जाएगा, यानी कि लैम्डा समानुपाती 1/p। ये कह रहा है लैम्डा समानुपाती 1/p, यानी कि और p की जगह क्या होता है mv, तो लैम्डा समानुपाती 1/mv, यानी कि m बढ़ेगा तो लैम्डा घट जाएगी, वेग बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लैम्डा समानुपाती 1/mv होता है। लैम्डा बराबर h अपॉन पी। लैम्डा है वो, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य देखो लैम्डा होता है वो किसी वेव का हो सकता है, यानी कोई वेव है, इसका मतलब ये लैम्डा बताता है वेव नेचर को। लैम्डा किसको बताता है, वेव नेचर को। अब देखो ये मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग क्या होता है, एम मास का कोई पार्टिकल है, वो v वेग से जा रहा है, तो उसका संवेग क्या होगा, p बराबर एम वी, यानी संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा। तो ये p है वो पार्टिकल नेचर को बताता है। वो अब देखो लैम्डा और p एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लैम्डा व p एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका मतलब लैम्डा यानी कि वेव और पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो तरंग, जो प्रकाश है उसकी नेचर कैसी होती है, ड्यूल नेचर होती है, यानी कि वेव और पार्टिकल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जिससे कुछ गुणों की व्याख्या वेव के आधार पर की जाती है, कुछ गुणों की व्याख्या है वो पार्टिकल के आधार पर की जाती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो पार्टिकल, प्रकाश को पार्टिकल मानकर ही, लाइट को पार्टिकल मानकर ही समझाया जा सकता है। जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट है, युग्म उत्पादन है, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन है, युग्म विनाश है, ये पार्टिकल के द्वारा नेचर को समझाया जाता है। इसके अलावा जैसे वेव के आधार पर जैसे व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस, विवर्तन है, ध्रुवण है, पोलराइजेशन है, ये वेव नेचर के आधार पर, और ये एक दूसरे से वेव और पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसी को ड्यूल नेचर कहा जाता है। ये डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया था। अपने देखो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी की जगह p कभी लिख सकते हैं अपने। और अपने ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv² होती है। अब अपने इसको ऊपर व नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, E बराबर 1/2 m² अपॉन m, और mv को p कहते हैं तो क्या हो जाएगा p की स्क्वायर, क्योंकि p बराबर m इंटू वी,
तो m और v को p कह देंगे तो इस दोनों पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा p की स्क्वायर अपॉन 2m, या आपने ऐसे कहते हैं p स्क्वायर बराबर क्या है 2m ही, 2m को इधर ले जाओ तो 2m ही हो जाएगा। तो देखो p बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा 100, तो 2me का अंडर। अब देखो जैसे कोई m द्रव्यमान का कोई कण है वो v वेग से जा रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हुई 1/2 mv²। और ये ऊर्जा है, यदि इस पर आवेश q है और विभव v लगाया हुआ है तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा QE, और इसको रोकना है QV, और इसको रोकना है तो ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/2 mv² बराबर QV लिख सकते हैं, QV लिख सकते हैं। जितना भी आवेश है उसको विभवांतर से गुणा कर दें तो E की जगह भी क्या लिख सकते हैं P बराबर 2me, E की जगह क्या लिख सकते हैं अपने QV का अंडर। अब देखो ये मान P का मान इसके अंदर रख दिया जाए तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा H अपॉन P की जगह क्या लिख सकते हैं अपने अंडर 2me, अंडर 2me का अंडर 2me। अब देखो लैम्डा बराबर H अपॉन 2m, E की जगह क्या लिख सकते हैं QV, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप QV का अंडर। अब जैसे देखो लैम्डा अपने को निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, यदि अपने को लैम्डा इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करनी है तो प्लांक नियतांक तो वही रहेगा H, तो 2 वही रहेगा m किसका लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, Q आवेश किसका लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, और v विभवांतर का अंडर लेना पड़ेगा। अब देखो ये डाटा अपने को सब पता है, h का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 2, m इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। V का अपने को पता नहीं है तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 12.27 अपॉन अंडरूड V, ये आ जाएगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन अंडरूड V। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो यदि नापी के चारों ओर गति कर रहा है तो उसकी गति सर्कुलर न होकर, वर्ताकार न होकर कैसी होती है, उसकी कोई ना कोई लैम्डा होती है। लैम्डा होने के लिए जैसे देखो नील्स बोर ने ऐसा कहा था कि गति है वो केवल वर्ताकार ही होती है, लेकिन वास्तव में ही अब नए सिद्धांत के अनुसार इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई ना कोई लैम्डा होती है। लैम्डा होने के लिए तो इस प्रकार से गति होनी चाहिए, यानी कि कोई वेव बनेगी, यहाँ पर कोई वेव बनेगी तो कोई वेव लेंथ होगी, और वेव लेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ है वो इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन है अब सर्कुलर पथ में न, सर्कुलर पथ के साथ साथ ये एक वेव के रूप में भी घूमता है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स जो केमिस्ट्री की नई ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके अंदर जो नील्स बोहर की जो कमियां थी उस कमियों को दूर कर कर अब ये नई ब्रांच के अंदर अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इनको पढ़ा जाता है कि अब सर्कुलर इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में चक्कर न लगाकर अब ये वेव के रूप में घूमता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है
वो चक्कर लगाते हैं किस रूप में, वेव के रूप में। अब देखो पहली कक्षा की जो रेडियस है उसको अपने R1 कह दें, पहली कक्षा की रेडियस R1 कह दें, तो पहली कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि होती है 2 पाई R, R1 है तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1। दूसरी कक्षा की त्रिज्या को अपने R2 कहें, तो दूसरी कक्षा की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी 2 पाई R2। इसी प्रकार जो थर्ड सेल है उसकी रेडियस क्या होगी R3, तो थर्ड सेल की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी 2 पाई R3। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा किसी भी सेल में तो इस प्रकार से ये क्या बनाता है, तरंग बनाता है, यानी कि वेव बनाता है। अब वेव है, पहली जो सेल है फर्स्ट सेल में एक ही वेव बनाता है, सेकंड सेल है उसमें दो वेव बनाता है, यानी कि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, एक और दो। थर्ड सेल है उसमें तीन वेव बनाता है। तो जो पहले सेल में एक ही वेव बनाता है तो 2 पाई आर किसके बराबर होगी, वेव एक ही वेव बनाता है, तो इसको अपने जैसे सीधा कर देखें तो एक ही वेव है, तो ये दूरी 2 पाई आर में कितनी, ये क्या है लैम्डा, और ये दूरी कितनी है 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 में कितनी लैम्डा होती है, एक लैम्डा। एक लैम्डा को मैं इस प्रकार से लिख दूं। इसी प्रकार 2 पाई R2 में कितनी लैम्डा होगी, दो वेव बन रही है तो 2 लैम्डा। इसी प्रकार 2 पाई R3 में यहां से देखो ऊपर नीचे 1 2 और 3, तो 2 पाई R3 में कितनी लैम्डा, 3 लैम्डा। इसी प्रकार कोई एनवी सेल हो तो उसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी 2 पाई RN। एनवी सेल की परिधि को अपने क्या लिख दें 2 पाई RN। 2 पाई RN में कितनी लैम्डा हो जाएगी, n लैम्डा। पहली में 1 लैम्डा, दूसरी में 2 लैम्डा, तीसरी में 3 लैम्डा। तो इसी प्रकार बताओ एनवी में कितनी हो जाएगी, n लैम्डा। शाबाश बोलो कितनी लैम्डा, n लैम्डा, शाबाश। तो देखो 2 पाई RN बराबर क्या आ गई, n लैम्डा। 2 पाई RN बराबर n लैम्डा। अब देखो डी ब्रोगली ने कहा था कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p। या लैम्डा बराबर h/p की जगह क्या लिख सकते हैं अपने mv, तो लैम्डा बराबर h/mv। तो इस लैम्डा की जगह h/mv लिख दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई RN बराबर n, लैम्डा की जगह क्या लिखते हैं h/mv। अब देखो mv को इधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा mv RN बराबर NH/2 पाई। अब ये जानी पहचानी लगी क्या आपको, mvr बराबर NH/2 पाई। देखो एक आपको बताया था mv² बराबर ZE²/R, एक बताया था mvr बराबर NH/2 पाई, एक बताया था कि En2 - En1 बराबर hν या डेल्टा E। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली दूसरी तीसरी क्या है, ये निल्स बोहर की अवधारणाएं हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ निल्स बोहर। निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा क्या है, mvr बराबर NH/2 पाई। ये क्या है, बोहर महोदय की सेकंड पोस्टुलेट है, निल्स बोहर की द्वितीय अवधारणा है। निल्स बोहर ने कहा था, क्या कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग
MVR का मान h/2 के पूर्ण गुणज हो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेल में चक्कर लगा सकते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग MVR h/2 का पूर्ण गुणज हो। तो ये बताया था नील्स बोर ने अपनी द्वितीय अवधारणा में, लेकिन इस सूत्र को कहाँ से आया यह नील्स बोर बताने में असमर्थ रहा, लेकिन डी ब्रोगली की अवधारणा से अपने इसको आसानी से डी ब्रोगली ने ये ज्ञात कर दिखाया था कि MVR बराबर NH/2 अब यहाँ से आ जाता है। वो बड़ा ही सरल कि प्रथम कक्षा में 1 लैम्डा, प्रथम कक्षा वृत्ताकार है तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2πr बराबर 1 लैम्डा, दूसरी में 2πr2 बराबर 2 लैम्डा, तीसरी में 3 लैम्डा, तो NV में n लैम्डा, लैम्डा का मान रखा और ये तो आ गया MVR बराबर NH/2। ये नील्स बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस दी गई थी उसका प्रायोगिक सत्यापन, ये प्रायोगिक रूप से सही है या नहीं, इसका स्थापन सबसे पहले किया था डेविसन व जर्मर नामक वैज्ञानिक ने। डेविसन व जर्मर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और थॉमसन, इसके पश्चात थॉमसन एक्सपेरिमेंट से भी ये डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली की ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है, उसका सत्यापन किया गया। अब अपने कहें कि ये ड्यूल नेचर छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है उनमें ही होती है, सभी में होती है, तो ये सभी में होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव व पार्टिकल दोनों की बातें व्यवहार करता है, क्या अपने एक बस है जो लगभग 10 टन से भी ज़्यादा वजन की होती है, बस है, वो भी एक वेव और पार्टिकल दोनों की बातें व्यवहार करती है। पार्टिकल तो है ही है, वो वेव की बातें व्यवहार करती है क्या? तो इसके लिए डी ब्रोगली कहता है कि हाँ, सभी जितने भी सभी पार्टिकल हैं दुनिया में वो वेव की और पार्टिकल दोनों की बातें व्यवहार करती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे अपने भी गति करने लग जाएं तो अपने भी वेव की बातें व पार्टिकल की बातें दोनों की बातें व्यवहार करें। जैसे यहाँ तक कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो पृथ्वी की भी कोई न कोई घूमते समय कोई न कोई लैम्डा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य है वो गैलेक्सियों के चारों तरफ घूम रहा है, गैलेक्सियाँ महागैलेक्सियों के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो उनका भी कोई न कोई लैम्डा होता है, यानी कोई। अब देखो जिसका एम देखो लैम्डा बराबर क्या है H/mv, एम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का एम तो क्या है, बहुत कम है, कितना 9.1 × 10⁻31, तो लैम्डा कम हो, एम कम होने के कारण लैम्डा क्या, दोबारा देखें, एम बहुत कम है तो लैम्डा क्या हो जाती है, कम का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और एम बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी, कम। एम कम होगा तो लैम्डा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एम कम होने के कारण इसकी लैम्डा क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा ज़्यादा आती है। जबकि अपने मान लें कि ये एक बस है जिसका द्रव्यमान एम बहुत अधिक है, बहुत अधिक, कितना मान लिया कि इसका द्रव्यमान है वो 10 टन है, यानी कि 10,000 किलोग्राम है, 10,000 किलोग्राम की बस है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रही है, इसका वेग कितना है, m बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है मान लिया। तो इसका लैम्डा होगा वो कितना आया, लैम्डा 6.626 × 10⁻29 तो बहुत कम है, यानी कि इसका लैम्डा होता तो है लेकिन बहुत बहुत छोटा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन है उसका एम कम होने के कारण इसका लैम्डा ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने जानते हैं वेग कितना होता है 2.18 × 10⁻6 Z/n होता है सूत्र में। v बराबर अपने बताया था ना Z/n × 2.18 होता है। अब देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए कहें तो Z बराबर 1, पहली कक्षा के लिए है तो ये आ जाएगा × 10⁻क्या होती है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना वेग से
वेग है तो इसका लैम्डा आ जाएगा इतना, यानी कि किस कोटि में आ गया 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, यानी कि इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की कोटि का लैम्डा है इलेक्ट्रॉन का, और इसका लैम्डा तो बहुत 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 कम है, जिसके कारण छोटे पार्टिकल हैं उसकी वेव नेचर है वो एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल हैं उसकी एक्सपेरिमेंटली भी ज्ञात करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आंखों से अपनी आंखों से तो न तो इसकी वेव नेचर देखी जा सकती है और न ही अपनी इसकी तो फिर देखी क्या सकते हैं, क्योंकि अपनी आंखों की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है।